नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। हम आज बात करेंगे व्यंजन से ही जुड़े कुछ टॉपिक से। तो चलिए हम सीधा चलते हैं व्यंजन पे और अपने आगे की टॉपिक की चर्चा करते हैं। हमने अगली क्लास जो हमारी अगली क्लास हुई थी उसमें हमने चर्चा की थी कि व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन होते क्या हैं, व्यंजन को कितने भागों में बांटा है। इन सभी की चर्चा हमने कर ली थी। अगले टॉपिक में हमने चर्चा कर ली थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से टॉपिक की हमने व्यंजन में चर्चा की है। तो हमने व्यंजन के लिए एक तो इसके बारे में चर्चा की है। देखिए, व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी कि बिना स्वरों के हम व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते। उसके बाद हमने पढ़ा था, देखिए ये आपके सामने है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कुल वर्णों की संख्या। देखिए कुल वर्णों की संख्या 52 वर्ण कौन कौन से हैं? तो 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाक हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने चर्चा की थी संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं उसकी चर्चा की थी। फिर उसके बाद व्यंजनों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था कि व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं। स्पर्शी व्यंजन यानी कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ण कितने हो गए? 16 वर्ण। 16 वर्ण कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन की चर्चा हमने कर ली थी। नासिक व्यंजन की चर्चा हमने कर ली थी। उत्क्षिप्त व्यंजन की चर्चा कर ली थी। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित अर्थात लुंठित, लुंठित अर्थात जीवा का जब हम किसी वर्ण को यानी कि र, एक ही है इसमें प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? र। जब जीवा हमें लुढ़कती हुई प्रतीत होती है, जब र का उच्चारण करते समय जीवा लुढ़कती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं या लुंठित व्यंजन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जीव जब उच्चारण र का करते हैं तो कंपन उत्पन्न हो जाता है, तो इसी कारण से इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्श्विक व्यंजन और उसके बाद हमने पढ़ा था संघर्षहीन व्यंजन पढ़ा था, है ना। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे आज व्यंजन से ही जुड़े कुछ टॉपिक की। 2 बातें हम आज करेंगे। एक तो स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रिका के आधार पर स्वर तंत्रिका के आधार पर स्वर तंत्रिका के आधार पर 2 भागों में बांटेंगे वर्णों को। एक तो स्वर तंत्रिका के आधार पर, दूसरा हम बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर। दूसरी हम बात करेंगे आज प्राण वायु के आधार पर। दो चीज़ें हम पढ़ेंगे आज, एक तो स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजन और स्वर दोनों को पढ़ेंगे, प्राणवायु के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजन और स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करेंगे स्वर तंत्रिका है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर तंत्रिका की, क्योंकि हमें स्वर तंत्रिका ही नहीं पता तो हम आगे इनका वर्गीकरण पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो स्वर तंत्रिका का अर्थ होता है कि जहाँ से हमारे वर्ण का उच्चारण होता है ना, स्वर निकलते हैं। जैसे कि स्वर तंत्रिका के आधार पर 2 भागों में हम इन वर्णों को बांट सकते हैं। पहला है घोष, हम इसको इस तरह से समझेंगे
घोष और अघोष। स्वर तंत्रिका के आधार पर दो भागों में विभाजित किया हमने, पहला घोष, दूसरा अघोष। घोष वर्ण कौन से हैं? सबसे पहली बात क्या आती है घोष वर्ण की, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में क्या हो, कंपन हो, स्वर तंत्रिका में क्या हो, कंपन हो, जहाँ से हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं उसे स्वर तंत्रिका कहते हैं। तो उस स्वर तंत्रिका में क्या हो, कंपन हो, नाद, कंपन या गुंज उत्पन्न हो, है ना। ये आप सोच रहे होंगे कि नाद क्या है, गुंज क्या है, कंपन क्या है, तो ये सभी एक तरह से वाइब्रेट जो कहते हैं वो ही है, नाद, गुंज या फिर हम कह सकते हैं कंपन। जिस घोष जो वर्ण है, हम घोष की बात कर लेते हैं। सबसे पहले घोष की हम बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं घोष क्या है। तो घोष की हम जब बात करते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिका में नाद, गुंज या कंपन, नाद, गुंज या कंपन, ध्यान से सुनिएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिका में नाद, गुंज या कंपन उत्पन्न हो, ध्यान से सुनिएगा, उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे, है ना। वो वर्ण किस में आएंगे, घोष। दूसरी हम बात करते हैं अघोष की। किसकी बात करेंगे, अघोष की बात करेंगे। अब घोष तो हमें समझ में आ गया कि घोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो सीधा इसका उल्टा होगा अघोष। यानी कि उल्टा कैसे, हमने घोष में लिखा है वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिका में नाद, गुंज या कंपन उत्पन्न हो, उसे घोष कहते हैं। तो अघोष किसे कहेंगे, अघोष जिसमें स्वर तंत्रिका में कंपन, नाद या गुंज उत्पन्न नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अघोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, अघोष वर्ण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, वे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नाद, कह सकते हैं स्वर तंत्रिका में स्वर तंत्रिका में क्या उत्पन्न नहीं हो, नाद, गुंज या हम कह सकते हैं नाद, गुंज या कंपन नहीं हो। उसे हम क्या कहेंगे, अघोष। कौन से वर्ण कहेंगे, अघोष वर्ण कहेंगे। अब हम
चलते हैं। सबसे पहले हम अघोष के बारे में ही पढ़ लेते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों से लेकर। तो अघोष में स्वर नहीं आते, ध्यान रखना, अघोष में स्वर नहीं आते हैं। स्वर किस में आते हैं, घोष या स्वघोष में स्वरों को शामिल किया गया है, अघोष में नहीं किया गया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अघोष। क्या पढ़ेंगे, अघोष। अघोष हमने पढ़ लिया था। अघोष में क्या पढ़ा था कि वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में नाद गुंज कंपन नहीं हो, उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं आपके सामने हैं, देख लीजिए। अघोष वर्ण कौन कौन से आते हैं आपके। अघोष वर्ण हैं वर्गीय व्यंजन के, वर्गीय व्यंजन के, वर्गीय व्यंजन के पहला व दूसरा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का या वर्गीय व्यंजन के पहला व दूसरा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ण अघोष, अघोष होता है। अघोष होता है। देखिए, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। सबसे पहले वर्गीय व्यंजन हमने पढ़ा था क, च, क, च, ट, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। ये क्या है, वर्गीय व्यंजन है। क्या है, वर्गीय व्यंजन है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के पहला कौन सा है, क और ख। च वर्ग का पहला दूसरा कौन सा है, च और छ। ट वर्ग का पहला कौन सा है, ट, ठ, ट, ठ। त, थ, प, फ। तो ये तो हमारे हो गए वर्गीय व्यंजन से। लेकिन इसमें कुछ और व्यंजन आते हैं। तो इसमें ऊष्म व्यंजन सम्मिलित किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कौन से व्यंजन सम्मिलित किए जाते हैं, ऊष्म व्यंजन। अगर ऊष्म व्यंजन अघोष में सम्मिलित किए जाते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कहाँ सम्मिलित किए जाएंगे, घोष में। यानी कि हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है वो व्यंजन कहाँ पर हैं, घोष में है। कहाँ पे हैं, घोष। घोष में कौन से सम्मिलित किए जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। और अघोष में कौन से सम्मिलित किए जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है। कौन सी कंडीशन है वो देखिए। हमने कहा कि ऊष्म व्यंजन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है, 4 हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन 4 कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखें, स, स और श, ये तीनों श जो हैं वो हमारे अघोष में आएंगे। कहाँ पर आएंगे, अघोष में आएगा। और इसका एक ऊष्म का एक रहा ह, जो हम किस में पढ़ेंगे, घोष में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे, घोष में पढ़ेंगे। यानी कि हमारा जो ह है वो किस में आएगा, घोष में आएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक बात आप बिल्कुल ही कंठस्थ कर दीजिएगा। ऊष्म व्यंजन में
4 व्यंजन है, 4 वर्ण हैं ऊष्म व्यंजन के, स, श, श और ह। स, श, श, तीनों श हम कहाँ पर ले रहे हैं? अघोष में। कहाँ पर? अघोष में। यानी कि आप एक बार उच्चारण करके देखें, श, श, श। इन तीनों के उच्चारण में कोई भी कंपन या नाद स्वर तंत्रिका में नहीं उत्पन्न हो रही है, इस कारण से ये अघोष में है। ह, ह, जब ह का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, इस कारण से ये जो ह है हम उसको किस में रख रहे हैं? घोष में रख रहे हैं, क्योंकि ह का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। स्वर तंत्रिका में क्या होता है? कंपन होता है, इस कारण से ये ह जो है वो हमारा कहाँ होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? घोष में होगा। कहाँ होगा? घोष में होगा। अब हम बात कर लेते हैं घोष की। देखो हमने अभी तक बात किसकी की है? अघोष की। वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण, और उसके बाद देखिए हमने वर्गीय व्यंजन लिखे हैं, पहला दूसरा वर्ण लिखा है, ऊष्म व्यंजन लिखे हैं, स, श, श अघोष में लिखे हैं, और ह को हमने क्या कर दिया है? घोष, क्योंकि ह का उच्चारण कंठ से है। ह का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? कंठ से, और कंठ से उच्चारण होने वाले प्रत्येक वर्ण क्या होगा? प्रत्येक वर्ण में गुंज होगी। प्रत्येक वर्ण में क्या होगी? गुंज होगी। इस कारण से हम ह को कहाँ ले रहे हैं? घोष में या सघोष में। हम इसको कह सकते हैं घोष, या इसी को हम कहेंगे सघोष। इसी को हम क्या कहेंगे? सघोष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम घोष या सघोष पर। घोष के बारे में हमने चर्चा की है। क्या चर्चा की है? देखिए, वे वर्ण, ये रहा आपका घोष, ये रहा घोष। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिका में नाद गुंज उत्पन्न हो, यानी कि जिन वर्णों को हम उच्चारण कर रहे हैं उन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में नाद, कंपन या गुंज उत्पन्न होती है, तो वे वर्ण जो होंगे वो क्या होंगे? घोष या सघोष वर्ण कहलाएंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि घोष वर्ण हमारे कौन से हैं, सघोष वर्ण कौन से हैं। तो हमने अघोष में देख लिया था कि पहला और दूसरा, तो यहाँ पर कौन से होंगे? तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप समझ के होंगे कि घोष वर्ण कौन से होंगे। तो घोष वर्ण हमारे होंगे तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा क्या होगा? घोष वर्ण। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहली बात, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। दूसरी बात हम लिखेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन सा होगा? तो आप देख सकते हैं, सभी व्यंजन आप एक साथ लिख लीजिएगा, वर्गीय व्यंजन। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि क, ख के बाद यहाँ पर देखिए क, ख लिख लिया, उसके बाद क्या आ रहे हैं, मैं इसी के साथ लिख लेता हूँ, ग, ग, अंग, है ना। तो इस तरह से ये है ना, च, ज, य, है ना, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, न, प, फ, ब, प, म। तो ये जो वर्ण हैं आप देख रहे हैं, ये जो वर्ण हैं, ये वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं, देखिए, ये जो वर्ण है पहला, दूसरा है। ये वर्ण कौन से हैं? पहला और दूसरा। ये आपका पहला
ये दूसरा, ये आपका कौन सा है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा और चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो आपके कौन से होंगे, घोष होंगे। और पहला और दूसरा जो होंगे वो क्या होंगे, पहला और दूसरा होगा वो अघोष होगा। अघोष में एक चीज़ और हम जोड़ेंगे, ऊष्म। और ऊष्म एक में एक जो वर्ण है ह, उसको जोड़ेंगे हम किस में, ह को जोड़ेंगे हम घोष में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि घोष वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं। तो मैंने घोष को यहाँ पर बता दिया है। दूसरी बात यहाँ पर सभी स्वर, दूसरी बात हम करेंगे कि घोष में और क्या आते हैं, तो सभी स्वर, सभी स्वर किस में आएंगे, घोष में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं आ रहे हैं, आंशिक रूप से। अगर एग्जाम्पल में या फिर आपके प्रश्न पत्र में अगर इस तरह से आ जाए और सभी आपको घोष दिखाई दे और उसमें भी स्वर हैं, तो वो आपको बाकी के जो आंसर हैं उनको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वर हैं वो आंशिक रूप से हैं। ठीक है, कैसे हैं, आंशिक रूप से हैं। तो हम आगे बढ़ें, आगे हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा हमारा है बिंदु है वो क्या है, देखिए ऊष्म यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कौन से आएंगे, अंतस्थ। कौन से, अंतस्थ। अब अंतस्थ में कौन कौन से आएंगे, तो अंतस्थ में जो हमारे वर्ण आने वाले हैं वो वर्ण कौन कौन से हैं, आपको पता ही है अंतस्थ कौन कौन से, य, र, ल, व, है ना, ये चारों। और उसके बाद हमने एक कौन सा देखा था, ये वाला, देखिए ये हमने लिखा है ह किस में जाएगा, घोष में। तो ये ह यहाँ पर मैंने उतार लिया। क्लियर, देखिए एक बार वापस, घोष और अघोष हमने पहले पढ़ा। घोष वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिका में नाद या गुंज कंपन उत्पन्न होता हो उन्हें घोष कहते हैं। अघोष वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में नाद या गुंज कंपन नहीं हो, वे क्या कहलाते हैं, अघोष। उसके बाद हमने अघोष के बारे में पढ़ा। अघोष वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष होता है। जैसे कि हमने देखा पहला दूसरा, यहाँ पर देखें अघोष, फिर हमने तीसरा चौथा पांचवा कौन से हैं, घोष हैं। तो याद रह जाएगा, अघोष यानी कि अ है तो घोष हैं, तो अघोष है ना। अ है, अ कैसे आता है, आगे आता है, इस कारण से वर्ग के आगे वाले क्या होंगे, अघोष होंगे। अ कहाँ आता है, आगे आता है ना। इस तरह से याद कीजिएगा, अ कहाँ आता है, आगे आता है, तो इस कारण से आगे वाले दोनों वर्ण क्या होंगे, अघोष होंगे। ऊष्म है ना, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, स, श, श तीन ही आएंगे। फिर ह नहीं आएगा, ह कहाँ पर होगा, आपका घोष में। फिर हमने घोष और सघोष के बारे में पढ़ा था, है ना। और इसकी डेफिनेशन लिखी थी हमने कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन, नाद या गुंज उत्पन्न हो उन्हें क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। घोष वर्ण मुख्य रूप से कौन कौन से, तो वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होंगे, घोष होंगे। दूसरी बात हमने लिखी, सभी स्वर क्या होंगे, आंशिक रूप से घोष होंगे। अंतस्थ य, र, ल, व और ह ये क्या होंगे, घोष होंगे। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। स्वर तंत्रिका के आधार पर हमने सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा था, है ना। स्वर तंत्रिका के आधार पर दो भागों में बांटा था, घोष और अघोष। तो हमारी आज की क्लास घोष और अघोष की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।